Hello everyone. How are you? I hope you all are okay at your home and we continue your study time to time. Okay? तो स्टूडेंट्स आज हम क्लास 8th में सोशल साइंस पढ़ने जा रहे हैं। ज्योग्राफी का हमारा जो यूनिट है उसका चैप्टर फर्स्ट है हमारा रिसोर्सेज। ओके, तो ओपन योर बुक्स, लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर रिसोर्सेज एंड इम्पोर्टेंस और यूजेज, पेज नंबर 124। तो स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में हमारे रिसोर्सेज के बारे में। रिसोर्सेज होते हैं हमारे माध्यम या स्रोत, जिनको हम कह सकते हैं। अब स्रोत क्या हैं, उनके इम्पोर्टेंस क्या हैं और उनके यूजेस क्या हैं, वो हम इस चैप्टर में रीड करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, विल नो अबाउट, आप जानते हैं, क्या आप जानना चाहेंगे? इंट्रोडक्शन ऑफ रिसोर्सेज, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, कितने टाइप के रिसोर्सेज होते हैं, अंडरस्टैंडिंग वेरियस रिसोर्सेज, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, हम इनको कैसे संरक्षित कर सकते हैं, यूजेज ऑफ रिसोर्सेज एंड इम्पोर्टेंस ऑफ रिसोर्सेज। ये स्टेपिंग है हमारे इस चैप्टर की, यानी स्टेप बाय स्टेप हम इनके बारे में रीड करेंगे। ओके, तो फर्स्ट पैराग्राफ में हम थोड़ी सी नॉलेज ले लेते हैं कि क्या है ये। द सबस्टेंस प्रोवाइडेड बाय नेचर which satisfies our basic needs and are used by us in various forms are known as the resources। अंडरलाइन करेंगे आप इस चीज को कि ऐसे पदार्थ जो कि हमें नेचर के द्वारा प्रोवाइड किए गए हैं और जो कि हमें, जो हमारी बेसिक नीड्स हैं, जो हमारी आधारभूत आवश्यकताएं हैं, वो हमारी क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं, वो हमें उनकी पूर्ति करते हैं और हमारे द्वारा उनका यूज़ किया जाता है। कई फॉर्म्स में, कई तरीके से, कई रूप से उन पदार्थों का हम यूज़ करते हैं और वो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। ऐसे जो नीड्स हैं हमारी, ऐसे जो सबस्टेंस हैं, वो क्या कहलाते हैं? रिसोर्सेज कहलाते हैं। ओके, the basic natural resources, air, water, minerals, soil, etc. are important for humans and they have utilized them in the best possible manner। और कुछ resources natural हैं हमारे, उनमें क्या क्या आता है? air, water, minerals, soils, etc. ये हमारे सबके लिए बहुत आवश्यक हैं और ये हम इनका क्या करते हैं? यूटिलाइज करते हैं बहुत पॉसिबल मैनर से, जो मैनर हमें पॉसिबल होता है। इन यूजिंग दीज रिसोर्सेज, इन रिसोर्सेज का यूज करते हुए देयर वाज अ लॉट ऑफ वेस्टेज टू, बहुत सारा वेस्टेज भी होता है ये रिसोर्स। बट विद टाइम साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलप्ड, मॉडर्न एंड इनोवेटिव मेथड्स आर बीइंग डेवलप्ड एंड द वेस्टेज इज बीइंग मिनिमाइज्ड। लेकिन अब क्या हुआ है, धीरे धीरे जैसे जैसे समय गुजरा है, हमारे जो रिसोर्सेज हैं, हमारे जो साइंस और टेक्नोलॉजी है वो डेवलप हुई है। मॉडर्न टाइम पर हमने हमारे मेथड्स को इनोवेट किया है, यानी नवीनीकरण किया है, और हम जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका जो वेस्टेज है उसको कम करने लगे हैं। नेचर हैज़ प्लेंटीफुल रिजर्व्स but it is the skill of human being which can further lead to development and economical utilization of these resources। नेचर के पास बहुत सारे रिजर्व्स हैं, यानी बहुत सारे माध्यम हैं रिसोर्सेज के, बट उससे भी ज़्यादा जो हम ह्यूमन बींग से, जो हम मनुष्य जाति हैं, हम उसका अच्छे से डेवलपमेंट कैसे कर सकें, रिसोर्सेज को कैसे हम इकोनॉमिकल यूटिलाइजेशन कर सकें, उसका हमें तरीका हमारे इनोवेटिव मेथड से ही हमें मिलता है कि किस तरह से हम नेचर को यूटिलाइज करें। ओके, तो नेचर भी हमारा एक सबसे बड़ा रिसोर्स है।
अर्ली ह्यूमन स्टार्टेड यूजिंग द रिसोर्सेज इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई देयर नीड्स एंड मेक देयर लाइफ कंफर्टेबल। हमारे जो प्राचीन काल में जो मनुष्य जाति थी वो क्या करती थी, इन रिसोर्सेज को यूज़ करती थी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए और अपने जीवन को आसान बनाने के लिए, आरामदायक बनाने के लिए। ओके, दे स्टार्टेड यूजिंग ट्रीज फॉर वुड। उन्होंने ट्रीज को यूज़ करना स्टार्ट किया, किसके लिए? वुड के लिए, लकड़ी प्राप्त करने के लिए। ऑन सॉइल दे स्टार्टेड ग्रोविंग क्रॉप्स, और मिट्टी में उन्होंने फसलें उगाना प्रारंभ किया। फॉर फूड, भोजन के लिए। देन दे स्टार्टेड एक्सट्रैक्टिंग मिनरल्स, फिर उन्होंने मिनरल्स निकालना स्टार्ट किया। इन द लास्ट फ्यू सेंचुरीज दे मेड मशीन्स, और पिछली कुछ शताब्दियों से मशीनें बनाई गई ह्यूमन के द्वारा। एंड स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, और सामान बनाना स्टार्ट किया मशीनों के द्वारा। दे स्टार्टेड क्रिएटिंग वेल्थ फ्रॉम नेचर, और फिर उन्होंने नेचर से वेल्थ क्रिएट करना स्टार्ट किया। Hence we can conclude that anything that is used to satisfy human needs is a source। इसको भी आप अंडरलाइन कर लेंगे। अदर लैंग्वेज में हम रिसोर्स किसे कहेंगे कि जो भी चीज़ हमें हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है वो क्या कहलाती है? रिसोर्स कहलाती है। समझ में आया आपको? ओके, लेट्स अस लुक एट द फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ दिस रिसोर्सेज। इन रिसोर्सेज के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, सच एज वाटर which not only satisfies our basic needs but also provide electricity। ऐसे जैसे वाटर है वो हमारी केवल बेसिक नीड्स को ही पूरा नहीं करता है बल्कि उससे इलेक्ट्रिसिटी भी बनती है, विच इज जनरेटेड फ्रॉम द एनर्जी ऑफ फॉलिंग वाटर, जो कि फॉलिंग वाटर की एनर्जी से बनती है। ठीक है। विंड इज आल्सो यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। विंड भी, हवा भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के काम आती है थ्रू विंड मिल्स। विंड मिल्स के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है विंड के द्वारा। विंड मिल्स देखिए ना आपने, पवन चक्कियाँ या 3 वो फैन लगे हुए होते हैं और वायु हमारे एयर में चलती हैं। द नीड एंड ग्रीड ऑफ ह्यूमन बींग्स इज इंक्रीज डे बाई डे एंड सो इज नेचर बींग एक्सप्लॉइटेड टू अ लार्ज एक्सटेंट। मनुष्य की नीड, आवश्यकताएं और ग्रीड और लालच दिन प्रतिदिन बढ़ता गया, इसलिए नेचर का वो क्या करने लगा? एक्सप्लॉइटेशन करने लगा, यानी शोषण करने लगा है। द नॉलेज एंड क्रिएटिविटी ऑफ ह्यूमन इज बाउंडलेस। हमारे मनुष्य की जो नॉलेज है और जो क्रिएटिविटी है, सृजनात्मकता, वो बाउंडलेस है, उसकी कोई सीमा नहीं है। बट द डेंजर ऑफ ग्रीड, लेकिन जो लालच का जो खतरा है, यानी जो लालच जो होता है वो क्या करता है? डेंजर में डाल देता है। इज डैमेजिंग द एनवायरनमेंट, वो हमारे एनवायरनमेंट को डैमेज करता है, खत्म कर देता है। द बैलेंस ऑफ नेचर इज आल्सो गेटिंग डिस्टर्ब, और जो नेचर का जो बैलेंस है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है। हैंस सर्टेन अल्टरनेट वेज एंड मीन्स शुड बी कंसिडर्ड, इसलिए कुछ ऐसे अल्टरनेट, कुछ ऐसे तरीके, कुछ ऐसे साधन खोजे गए हैं जिनसे कि हम प्रिजर्व कर सकें, मेंटेन कर सकें, किसको? बैलेंस ऑफ नेचर, प्रकृति के संतुलन को। अब हम कैसे असंतुलित कर रहे हैं हमारे एनवायरनमेंट को? जंगलों की कटाई हो रही है तो जो रेन वाटर है उसका साइकिल बिगड़ रहा है, समय पे वर्षा नहीं होती है, और जब उसकी आवश्यकता नहीं होती है तो बारिश होती है, फसलों को ख़राब कर देती है। जब आवश्यकता होती है तो बारिश नहीं होती है और फसलें सूख जाती है। बहुत सारे तरीके से जो हमारा नेचर है वो डिस्टर्ब हो रहा है। क्यों? क्योंकि ह्यूमन बीइंग ने उनका एक्सप्लॉइटेशन स्टार्ट कर दिया है, नेचर को प्रिजर्व नहीं कर रहा है। ठीक है ना। अब हम पहले समझ लेते हैं कि वैल्यू ऑफ रिसोर्सेज क्या है। हमारे रिसोर्सेज का क्या वैल्यू है? द वर्थ ऑफ एन ऑब्जेक्ट और अ रिसोर्स इज नॉन एज द वैल्यू ऑफ द सेम। किसी भी रिसोर्स की जो वर्थ है, जो योग्यता है, वो उसकी वैल्यू है। द वैल्यू ऑफ एनी रिसोर्स कैन वेरी फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। किसी भी रिसोर्स की वैल्यू
टाइम टू टाइम बदलती रहती है और स्थान से स्थान पर भी बदलती है। द काइंड ऑफ वैल्यू may डिफर फ्रॉम वन रिसोर्स टू अनदर, और किसी भी एक रिसोर्स की वैल्यू अदर रिसोर्स से अलग होती है। वन रिसोर्स माइट है वो इकोनॉमिक वैल्यू, किसी रिसोर्स की जो वैल्यू है वो इकोनॉमिक होती है, वेरियाज द अदर वन में हैव एस्थेटिक और नेचुरल वैल्यू। तो दूसरे रिसोर्स की जो वैल्यू है वो एस्थेटिक होती है, यानी सुंदरता वाली होती है ना। किसी रिसोर्स को हम केवल सुंदरता के तरीके से देखते हैं, जैसे झरने आदि हैं, रिवर्स हैं, वाटरफॉल्स हैं। फॉर एग्जांपल वाटरफॉल हैज़ एन एस्थेटिक वैल्यू। वाटरफॉल क्या करते हैं, हमारे लिए एस्थेटिक वैल्यू रखते हैं ह्यूमन के लिए। हम झरनों को देखने जाते हैं ना, कितने सुंदर सुंदर वाटरफॉल्स हैं, उनकी एस्थेटिक वैल्यू है। बट व्हेन इट इज़ यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन जब इनसे ही बहते हुए झरनों से अगर हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करेंगे, इट हैज़ इकोनॉमिक वैल्यू, तो उनकी इकोनॉमिक वैल्यू बन जाएगी। उससे हमें इकोनॉमिक हमारी जो स्टेटस है वो डेवलप होगा। देयर आर सर्टन रिसोर्सेज विच कैन बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल विद टाइम। कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं जो टाइम टू टाइम इकोनॉमिकली जो है उनकी वैल्यू बढ़ती गई है। The two main factors that can change any substance into a resources are time and technology। हमारे रिसोर्सेज को दो फैक्टर जो हैं वो चेंज कर सकते हैं। कौन कौन से हैं? एक तो टाइम, समय, एंड टेक्नोलॉजी। बोथ ऑफ देम आर रिलेटेड टू नीड्स। दोनों ही हमारी आवश्यकताओं से संबंध रखते हैं। हु आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिसोर्स? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रिसोर्स क्या? देयर आइडियाज, नॉलेज, डिस्कवरीज एंड इन्वेंशन लीड टू द क्रिएशन ऑफ मोर रिसोर्सेज। हमारे जो आइडियाज़ हैं, हमारे जो नॉलेज है, हम जो रिसर्च करते हैं, इन्वेंशन करते हैं, खोजें करते हैं, वो रिसोर्सेज को क्या करती हैं? क्रिएशन करती है, बढ़ाती है। सिंस अर्ली डेज वन डिस्कवरी और इन्वेंशन लेड टू द क्रिएशन ऑफ मोर। पुराने समय से ही, बहुत लंबे समय से ही एक डिस्कवरी यानी एक खोज और या एक इन्वेंशन अगले क्रिएशन की को लीड करती है। एक खोज की फिर उससे दूसरी रिलेटेड हो जाती है, होती है ना। तो डिस्कवरी ऑफ फायर लेड टू कुकिंग प्रैक्टिस। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हमने फायर की डिस्कवरी की है, आग की खोज की है, तो उससे आगे हमें कुकिंग प्रैक्टिस की खोज करनी पड़ी कि किस तरह से भोजन पकेगा, किस तरह से आटा बनेगा, किस तरह से अन्न उगाया जाएगा, किस तरह से हम भोजन बना सकते हैं, क्या क्या तरीके होते हैं, होती है ना। आग की खोज के बाद बहुत सारी डिस्कवरीज हुई। इन्वेंशन ऑफ व्हील का इन्वेंशन हुआ, रिजल्टेड इन डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। उसके व्हील का हमने इन्वेंशन किया, उसके बाद डेवलपमेंट का हमें अवसर मिला, हमने मॉडर्न मीन्स जो हमारा ट्रांसपोर्ट है वो डेवलप हुआ व्हील के इन्वेंशन से। हैंस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स आर द ह्यूमन बींग्स। और सबसे इम्पॉर्टेंट रिसोर्स क्या है ह्यूमन बींग्स के लिए? हु हैव आइडियाज़, जो कि आइडियाज़ रखते हैं ह्यूमन बींग। सबसे बड़ा रिसोर्स तो मनुष्य जाति है। नॉलेज होती है मनुष्य के पास, स्किल होती है, विच हैज़ लेड द वेरियस डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस, जो कि कई डिस्कवरीज करते हैं और कई इन्वेंशंस करते हैं। सबसे बड़े रिसोर्स हैं हमारी नेचर के ह्यूमन बींग्स। ओके, अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। देयर आर द 3 मेन टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। हमारे रिसोर्सेज की 3 मेन टाइप्स हैं। कौन कौन से हैं? नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज एंड ह्यूमन। 3 टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, ये आपको लर्न होने चाहिए। ओके, अब हम सबसे पहले आते हैं नेचुरल रिसोर्सेज पे। द रिसोर्सेज विच वी गेट फ्रॉम नेचर, जो हमें नेचर से मिलते हैं, आर वैल्यूएबल एंड फुलफिल आवर नीड्स, जो कि बहुत मूल्यवान होते हैं और हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। इन वन वे और द अदर, किसी न किसी रूप में। सच इज लैंड, एयर, वाटर आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। कौन कौन से हैं? लैंड, एयर, वाटर, ये हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं। ओके, द एयर वी ब्रीथ, जिससे कि हम सांस लेते हैं। द सॉइल वेयर वी ग्रो प्लांट्स, जिसमें हम जो ऐसी मिट्टी जिसमें हम पौधे बोते हैं।
द वाटर विच वी हैव इन आवर लेक्स, जो पानी हम हमारे लेक्स में, पॉन्ड्स में, ओशियंस में और अदर वाटर बॉडीज़ में होता है, वो हमारे लिए प्रीशियस होता है, मूल्यवान होता है। ये सब क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज हैं। ओके, द क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज कैन बी डन अंडर द फॉलोइंग कैटेगरीज। हमारे रिसोर्सेज का जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो फॉलोइंग कैटेगरीज के आधार पे किया गया है। अब वो कैटेगरीज कौन कौन सी है? ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेवलपमेंट, उनके विकास के आधार पर। अब वो कौन कौन से हैं? एक्चुअल और पोटेंशियल। ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन, उनके उद्गम के आधार पर, कहाँ से उनका उद्गम हुआ है, कहाँ से उनका स्टार्टिंग हुई है। बायोटिक और अबायोटिक होते हैं वो, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन भी डिफरेंट कैटेगरीज के आधार पर किया गया है इनका। इसके बाद आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द रिन्यूएबिलिटी, यानी उनके नवीनीकरण के आधार पर। उनको नवीनीकरण किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, उनके आधार पर दो तरीके से हैं, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। फोर्थ है ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिस्ट्रीब्यूशन, यानी उनके डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर, कहाँ कहाँ पर वो काम आते हैं। लोकलाइज्ड, स्थानीय रूप में, और अबिक्विटस, यानी पूरे कंट्री वाइड, पूरे देश में। ओके, तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं फर्स्ट नंबर का, ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के आधार पर हम नेचुरल रिसोर्सेज को कैसे बांट सकते हैं। एक तो होता है एक्चुअल रिसोर्सेज, बेसिस डेवलपमेंट के आधार पर एक्चुअल रिसोर्सेज। द रिसोर्सेज हुज क्वांटिटी इज नॉन, यानी जिसकी क्वांटिटी जानी जाती है, यानी नॉन है, जानी गई है, आर एक्चुअल रिसोर्सेज, वो एक्चुअल रिसोर्सेज होते हैं। दे आर बीइंग एक्चुअली यूज्ड इन प्रेजेंट टाइम, जो कि प्रेजेंट टाइम में यूज आ रहे हैं, एक्चुअली यूज आ रहे हैं। सम एग्जाम्पल ऑफ द एक्चुअल रिसोर्सेज आर पेट्रोलियम इन वेस्ट एशिया, ये हमारे नेचुरल एक्चुअल रिसोर्सेज हैं। पेट्रोलियम है वेस्ट एशिया में। रिच डिपॉजिट्स ऑफ कोल इन रोहार राइन ऑफ जर्मनी, कोल के डिपॉजिट्स मिले हैं रिच। डार्क सॉइल ऑफ द डेक्कन प्लेटू इन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में डेक्कन प्लेटू के में महाराष्ट्र में डार्क सॉइल का रिसोर्सेज है। ये एक्चुअल रिसोर्सेज हैं डेवलपमेंट के आधार पर, जिनकी क्वांटिटी नॉन है, यानी जानी गई है। अब सेकंड नंबर पे हैं पोटेंशियल रिसोर्सेज। पोटेंशियल मीन्स जो क्षमता वाले, है ना, जिनकी क्वांटिटी जानी नहीं गई है। द रिसोर्सेज हुज क्वांटिटी इज नॉट नोन, इनकी क्वांटिटी नॉट नॉन है, जानी नहीं गई है। एंड विच आर नॉट बीइंग यूज्ड एट प्रेजेंट, जो कि अभी एट प्रेजेंट में काम भी नहीं लिए जा रहे हैं, आर नॉन एज पोटेंशियल रिसोर्सेज। इनको पोटेंशियल रिसोर्सेज के नाम से जाना जाता है। दे माइट नॉट बी यूज्ड एट प्रेजेंट बट कैन बी यूज्ड इन फ्यूचर, इनका अभी प्रेजेंट में यूज़ नहीं हो सकता है, लेकिन फ्यूचर में हम इनको यूज़ करने वाले हैं। एट प्रेजेंट द टेक्नोलॉजी में नॉट बी दैट एडवांस, अभी प्रेजेंट टाइम पर टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं है, बट ग्रेजुअली विथ टाइम, लेकिन जैसे जैसे समय गुजरेगा दोज रिसोर्सेज कैन बी डेवलप्ड, ऐसे रिसोर्सेज डेवलप किए जा सकते हैं एंड यूटिलाइज्ड, और उनका उपयोग किया जा सकता है, एंड कैन बी टर्न्ड इनटू एक्चुअल रिसोर्सेज, और इनको फिर एक्चुअल रिसोर्सेज में टर्न किया जा सकता है। तो ये अननोन रिसोर्सेज हैं। ओके, सम एग्जांपल्स ऑफ पोटेंशियल रिसोर्सेज आर, कुछ एग्जांपल हैं। द रिजर्व्स ऑफ यूरेनियम फाउंड इन लद्दाख, यूरेनियम के कुछ रिजर्व्स हैं जो कि लद्दाख में पाए गए हैं। कैन बी यूज्ड इन फ्यूचर, इनका यूज किया जाएगा फ्यूचर में, तो ये पोटेंशियल रिसोर्सेज में आएंगे, अभी इनका यूज़ नहीं हो रहा है। इन अर्ली टाइम्स हाई स्पीड विंड मिल्स वर अ गुड पोटेंशियल रिसोर्सेज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, बहुत समय पहले हाई स्पीड की जो विंड मिल्स हैं, जो कि बहुत अच्छी पोटेंशियल रिसोर्सेज की रिसोर्सेज हैं रिन्यूएबल एनर्जी का, एंड हैज़ नाउ बिकम एन एक्चुअल रिसोर्स, जो अब आजकल एक्चुअल रिसोर्स बन चुका है। विंड फार्म्स हैव डेवलप्ड, विंड फार्म्स को डेवलप किया गया है इन नीदरलैंड्स। इन इंडिया दीज आर सेट अप इन नागरकोइल इन तमिलनाडु, इंडिया में कहाँ पर है ये? नागरकोइल तमिलनाडु में, एंड ऑन द गुजरात कोस्ट, और गुजरात कोस्ट में। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन, ओरिजिन के आधार पर, दो हमने, एक हमने पढ़ लिया बेसिस
डेवलपमेंट के आधार पर दो उसमें बांटे गए हैं, एक्चुअल रिसोर्सेज और पोटेंशियल रिसोर्सेज। ओके, अब हम पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन, यानी उनके उद्भव के आधार पर, कहाँ से पैदा हुआ, कैसे पैदा हुआ। तो इनको हम दो क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। द नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड एज बायोटिक एंड अबायोटिक रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज को दो भागों में विभाजित किया गया है, एक तो बायोटिक और एक अबायोटिक। हम पहले भी रीड कर चुके हैं इनको प्रीवियस क्लासेस में, फिर भी हम आपको बता देते हैं। बायोटिक रिसोर्सेज कौन कौन से हैं? ऑल द रिसोर्सेज विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म आर बायोटिक रिसोर्सेज। जो हमें रिसोर्सेज लिविंग ऑर्गेनिज्म से प्राप्त होते हैं वो बायोटिक रिसोर्सेज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बायोटिक रिसोर्सेज आर प्लांट्स लिविंग ऑर्गेनिज्म है। फ्रॉम विच वी ऑब्टेन सीरियल्स, जिनसे हमें अनाज मिलता है, फ्रूट्स मिलते हैं एंड वेजिटेबल्स मिलती हैं। फिश एंड अदर एनिमल्स प्रोडक्ट आर आल्सो बायोटिक रिसोर्सेज। फिश और जो अदर एनिमल्स से हम प्रोडक्ट प्राप्त करते हैं वो बायोटिक रिसोर्सेज होते हैं। ओके, अब बायोटिक रिसोर्सेज में क्या क्या आते हैं? ऑल द रिसोर्सेज विच वी गेट फ्रॉम नॉन लिविंग बींग्स। ऐसे रिसोर्सेज जो हमें नॉन लिविंग बींग से मिलते हैं, यानी निर्जीव वस्तुओं से, आर टर्म्ड एज अ बायोटिक रिसोर्सेज, उनको अबायोटिक रिसोर्सेज कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए अबायोटिक रिसोर्सेज में क्या क्या आता है? नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या क्या है हमारे? एयर, लैंड, वाटर, एयर, मिनरल्स, रॉक्स एटसेट्रा, ये सारे अबायोटिक रिसोर्सेज हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से हमें मिलते हैं प्रोडक्ट्स वो होते हैं बायोटिक रिसोर्सेज, और जो हमें नॉन लिविंग और बींग्स से अबायोटिक रिसोर्सेज मिलते हैं वो होते हैं एयर, लैंड, वाटर, मिनरल्स, रॉक एटसेट्रा। सम ऑफ दीज रिसोर्सेज आर अवेलेबल इन लिमिटेड क्वांटिटीज़ इन नेचर। इनमें से कुछ रिसोर्सेज ऐसे हैं जो कि हमारे नेचर में, हमारी प्रकृति में एक सीमित मात्रा में अवेलेबल है। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिन्यूएबिलिटी। अब थर्ड नंबर का जो हमारा टॉपिक है कि हम रिन्यूएबिलिटी के आधार पर रिसोर्सेज को कितने भागों में बांट सकते हैं, इसको हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे। ओके, तो तब तक के लिए गुड बाय।